Hello friends, this is Pankaj and you're watching Investing with Pankaj। बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक हुआ, इन्फोसिस हुआ, कंज्यूमर गुड्स स्टॉक हुए लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी, और भी एग्जांपल्स लाइक बैंकिंग स्टॉक एचडीएफसी, एसबीआई। ये सब डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर तो डिपेंडेंट होते ही हैं और अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ड्रिवन तो होते ही हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी होता है मार्केट के ब्रॉडर परफॉर्मेंस में और किस सेक्टर पे कितना इंपैक्ट होगा। और वो रीजन होता है कभी कभी ग्लोबल इवेंट्स। ग्लोबल इवेंट्स भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो फिनोमिनन है जियोपॉलिटिकल इवेंट। जियोपॉलिटिकल इवेंट मतलब वॉर या कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस जो ग्लोबल होता है और जिसके साथ डोमेस्टिक इकोनॉमी का कुछ बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस या कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद इंपैक्ट जरूर होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के बारे में, वॉर एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, हाउ दे इंपैक्ट लोकल मार्केट्स। और लोकल मार्केट्स हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जब भी कभी मार्केट पे इंपैक्ट होता है तो ग्लोबल मार्केट भी इंपैक्टेड होते हैं, लोकल मार्केट भी इंपैक्टेड होते हैं, मतलब डोमेस्टिक मार्केट लाइक निफ्टी, सेंसेक्स। और हम ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस ज्यादा रहेगा वो लोकल मार्केट्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे डिस्कस करेंगे ताकि आपके साथ ये शेयर करें कि किस तरह से ये फिनोमिना और इन्वेस्टर साइकोलॉजी प्ले आउट होती है और किस तरह से लोग वॉर या जियोपॉलिटिक्स के इवेंट्स को मार्केट में फैक्टर इन करते हैं। एक क्विज से हम शुरुआत करते हैं और ये बहुत हमारा फेवरेट मॉडल है, जो कि हम बहुत बार पहले भी यूज किए हैं और हमारा बहुत अच्छा फीडबैक हमारे ऑडियंस के थ्रू आया हुआ है इसके ऊपर। तो आइए आज भी शुरुआत करते हैं क्विज के थ्रू। एक कोट आप ऊपर देख रहे हैं, बाय टू द साउंड ऑफ कैनन्स, सेल टू द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स। अब कैनन क्या होती हैं? तोप है या फिर जो भी कोई एम्यूनेशन रिलेटेड चीजें हैं या फिर फाइटर प्लेन है, वो सब एक कैटेगरी में आ गए कि कैनन्स, मतलब कि क्योंकि ये बहुत ऐसा कोट है जो कि आज से लगभग 150-200 सालों से ये है मार्केट में। तो उस टाइम बहुत सारे मॉडर्न चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल एरोप्लेन्स नहीं हुआ करते थे उस टाइम, तो कैनन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। और कैनन्स का जो आवाज होता है वो काफी भयंकर, काफी दूर तक जाने वाला आवाज होता है। और कहा गया है कि बाय टू द साउंड ऑफ कैनन्स, जब भी आप सुन रहे हैं कि कैनन्स की आवाज आ रही है और लड़ाई हो रही है और वॉर हो रहा है, उस टाइम आप खरीदिए। और ट्रम्पेट्स मतलब जिसको कि हिंदी में तुरही कहा जाता है, और तुरही एक ऐसा बहुत बड़ा, जिसमें बहुत उसको काफी बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है और जिसमें कि आप एयर के थ्रू उसको यूज करते हैं और बहुत उसकी दूर तक और बहुत अच्छी आवाज आती है। और वो एक्चुअली विजयनाद या विजय का शंखनाद जो होता है वो एक चीज है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ट्रम्पेट जो है, तुरही जो होती है, उसकी अगर आज आवाज आपको सुनाई दे रही है तो उस टाइम आप बेचें। ये जो कोट है एक बहुत इसके बहुत सारे लेयर्स है, ये तो 2 लाइन का कोट है, लेकिन इसके मीनिंग जो है वो काफी हम पूरे न सिर्फ प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे, बल्कि उसका आप अगर खुद अपने से एनालाइज करेंगे और रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत डीप और बहुत मीनिंगफुल कोट है ये। और ये 4 लोग जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एज अ चॉइस कि किसने ये कहा है, एन.एम. रॉथशाइल्ड, एक बहुत बड़े लंदन के बैंकर, यूरोप आज से 200-250 साल पहले बहुत ग्लोबली बड़ा सिग्निफिकेंट हुआ करता था और लीडर हुआ करता था, स्पेशली इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब काफी, स्पेन, ये सब काफी बड़े इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कंट्री हुआ करते थे, आज भी है, बट नॉट इन दैट लीग एनीमोर। ऑफ कोर्स पिछले 100-125 सालों की हिस्ट्री जो है वो यूएस उसका डोमिनेंट फोर्स रहा है, और यूएस के डोमिनेंट फोर्स होने की वजह से यूरोप का सिग्निफिकेंस थोड़ा सा कम हुआ। और जेपी मॉर्गन बहुत बड़े बैंकर और फाइनेंसियर हुआ करते थे न्यूयॉर्क के, और उनके नाम पे आज भी एक बहुत बड़ा फर्म है जेपी मॉर्गन। और आई माई सेल्फ वर्क देयर फॉर अबाउट 2.5-3 years इन द फर्म कॉल्ड जेपी मॉर्गन चेज। और ये उनको कोट, ये उनका कोट है क्या, या फिर वॉरेन बफे के बारे में हमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। लाइक ऑफन यू वुड हैव हर्ड कि राकेश झुंझुनवाला, जिनके बारे में हमने कुछ टाइम पहले टाइटन के बारे में और उनके बारे में वीडियो बनाया था, तो राकेश झुंझुनवाला ऑफन रेफर टू एज द वॉरेन बफे ऑफ इंडिया।
वॉरेन बफे कौन है? वॉरेन बफे अगर किसी एक इन्वेस्टर को उनकी पॉपुलैरिटी या उनकी फिलॉसफी या उनके मार्केट के इनसाइट और पेशेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग, इतनी सब चीजों के बारे में अगर किसी एक ग्लोबल इन्वेस्टर को चुनना हो और कितने ज्यादा लोग जानेंगे उनके बारे में, तो डेफिनेटली I don't think anybody else would have been globally more popular and more known as compared to Warren Buffett. And बाकी चौथा जो है वो none of the above है। इनमें से तीनों में से किसी का कोई योगदान नहीं है इस कोट में, और ये कोट किसी और का ही है। एक हिंट जो हमेशा देते हैं, और आपके लिए भी हिंट है कि आप यहाँ पे जो हिंट देख रहे हैं वो आपको एक सिंबल दिख रहा है ग्रीन कलर में, एंड मोस्ट ऑफ अस वुड नो व्हाट दैट सिंबल मीन्स। और दूसरा एक सिंबल आपको दिख रहा है जो कि लेटर्स है यूनिवर्सिटी। तो आप फिगर आउट करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हम ऑफ कोर्स हमेशा जैसा करते हैं उस ऐसा आज भी करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंटेशन के एंड में देंगे, लेकिन आप सोचिए इस बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कोट, एंड वी ट्राई टू मेक द लर्निंग एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। और हम हमेशा कहते भी हैं कि लर्न मोर इन्वेस्ट बेटर, बट लर्न मोर में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर समझते हैं कि लर्निंग को जितना इंटरेस्टिंग बना सकें, जितना आपके लिए रोचक बना सकें, और जितना इस तरह से बना सकें कि आप उसमें बहुत ज्यादा बर्डन फील न करें, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगे कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लर्निंग विद फन is not easy to achieve, and of course we are not claiming that we have achieved that, but we are trying to make it as easy and as interesting as possible. But let's move on. तो ये जो आप अभी स्लाइड जो देख रहे हैं उसमें आपको कुछ एक स्क्रीन पे न्यूज फ्लो दिख रहा है कि पिछले 4.5 सालों का इंडियन मार्केट का जो FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब विदेशी इन्वेस्टर का जो आउटफ्लो है, मतलब उनका बेचना जो है, वो पिछले 4.5 सालों का सबसे ज्यादा क्वांटम वो बेच रहे हैं। और एक और कोट है कि इजराइल और ईरान का जो वॉर है उसकी वजह से जो अगर मिडिल ईस्ट का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो वॉर है अगर प्रोलॉन्ग होता है, मतलब आगे लंबा खिंचता है, तो इसकी वजह से इंडियन मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा, गोल्ड के ऊपर असर पड़ेगा। तो गोल्ड अब सेफ एसेट समझा जाता है कि जब भी कभी कुछ दुनिया में डिस्टर्बेंस होता है तो गोल्ड के पैसे सबसे पहले ऊपर जाते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी एसेट है जो कि बहुत लिक्विड है और बहुत सेफ है। और किसी भी क्राइसिस के वक्त लोग कहते हैं कि भाई बाकी सब तो पेपर है, बाकी सब तो वर्चुअल है, लेकिन गोल्ड जो है वो रियल एसेट है। रियल एस्टेट भी रियल एसेट है, लेकिन रियल एस्टेट में प्रॉब्लम यह है कि आप उसको मूव नहीं कर सकते। मतलब अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो रियल एस्टेट डजंट वर्क फॉर देम दैट वेल, तो उस समय गोल्ड बहुत यूजफुल होता है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट रिकमेंडिंग इधर रियल एस्टेट और गोल्ड, और नॉट वी आर सेइंग दैट आप इनको खरीदें या ना खरीदें, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब भी कभी बहुत ज्यादा क्राइसिस होगी दुनिया में, और जब भी लोग चिंता में होंगे कि भाई क्या किया जाए, उस समय जब लोग डरे हुए होते हैं तो गोल्ड के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, गोल्ड के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टर आते हैं। मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, काफी साल भर से ज्यादा हो गया उसको, वो चल रहा है और धीरे धीरे और एक्सपैंड हो रहा है। मतलब जैसे कि पहले जो था लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट था कि इसराइल और गाजा में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती, लेकिन उसके बाद लेबनान इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद ईरान, और अब धीरे धीरे ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये शायद और एक्सपैंड हो सकता है और बढ़ सकता है। गोल्ड है, गोल्ड के अलावा मिडिल ईस्ट चूंकि है, तो मिडिल ईस्ट में जो आप को शायद पता होगा कि सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट exporter and producer of crude oil, and similarly there are like other countries as well. For example, गैस के प्रोडक्शन में कतार बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट कंट्री है। तो जब भी मिडिल ईस्ट का कुछ कॉन्फ्लिक्ट है और जब भी कभी कुछ इस तरह की डिस्टर्बेंस होती है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। और क्रूड ऑयल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा देश जो है वो क्रूड डेफिसिट में है, मतलब हम क्रूड बहुत इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास क्रूड में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। और कभी उस टॉपिक को भी बाद में बात करेंगे कि किस तरह से ये कोल जो है और क्रूड है और ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है किस तरह से प्ले आउट कर रही है। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक के लिए इतना रेलेवेंट है कि क्रूड ऑयल के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का, वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल का बहुत प्रोडक्शन है और बहुत एक्सपोर्ट वहां से होता है, इसके लिए ये चीज वहां पे बहुत रेलिवेंट हो जाती है।
और मार्केट जब भी कभी डरा हुआ होता है, मार्केट जब भी कभी इस खतरे को महसूस करता है कि भाई कुछ गड़बड़ होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ गलत होने जा रहा है, तो उस टाइम मार्केट नीचे गिरता है, नेचुरल रिएक्शन। अब आप देखिए कि ये जो हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं, ये चार्ट निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट है और पिछले एक महीने का है। एक महीने पहले और अभी जो बदलाव है, जो चेंज है, वो ये है कि एक महीना पहले के आसपास मार्केट में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी और अचानक से ये जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, इट एक्टेड एज अ ट्रिगर। और इस मार्केट जब गिरा है उसके जस्ट पहले जो आप देख रहे हैं वो टाइम था जबकि फेड के इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रुझान, इन्वेस्टर की इंटरेस्ट काफी बड़ी थी। और उसके बाद ये वॉर शुरू हुआ, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट का एस्केलेट हुआ और उससे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के ऊपर इम्पैक्ट आया। तो आप देखें कि पिछले जो मतलब 85,000 86,000 के आसपास अगर सेंसेक्स था या फिर 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी था और उसके बाद अगर गिरा है तो 4-5% का इम्पैक्ट तो बड़े आराम से ही है। और ये इम्पैक्ट जो है अभी पिछले कुछ समय से अगर आप देखें बहुत सारे एसेट्स में और भी दिखाई दिया कि जिन लोगों ने फॉरेक्स मार्केट जो ट्रैक करते हैं उन्होंने शायद नोटिस किया होगा कि जब यूएस में फेड ने रेट कट किया था तो डॉलर के सामने रुपया काफी मजबूत हुआ था, लगभग 83 रुपये 50 पैसे के आसपास तक पहुंच गया था बढ़ के। और उसके बाद ये मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 84 रुपये से भी नीचे आ गया, मतलब 84 रुपये 15 पैसे 20 पैसे तक पहुंचा, अभी 84 रुपये के आसपास है। तो लगभग 50 पैसे का डिफरेंस इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बिकॉज जो फॉरेक्स का रेट है वो 84 रुपये की जगह 83.5 है या 84.5, वो काफी बड़ा अंतर है, काफी मायना रखता है वो अंतर। इट्स नॉट लाइक निफ्टी और सेंसेक्स जहां पे 1-2% का मूव बड़े आराम से कॉमन है और ऊपर नीचे होता है। फॉरेक्स में वो मूव काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है कि 84 से 83 होना या 83 से 85 होना, इज अ वेरी बिग मूव फॉर फॉरेक्स मार्केट। तो वहां पे भी इम्पैक्ट आया और यहाँ पे भी लगभग 4-5% का इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। अगर आप देखें कि स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट अगर हम देखें, हम यहाँ पे जो स्टॉक चुन रहे हैं उनका एक कारण है कि व्हाई वी हैव चोजन दोज, बिकॉज वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड सेक्टर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि क्रूड के जो डेरिवेटिव्स हैं या क्रूड को जो रॉ मटेरियल की तरह कंपनीज यूज करती हैं, वहां पर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा ही। मतलब जैसे अगर आप देखें पेंट कंपनीज हैं या फिर जो बहुत सारी केमिकल्स की कंपनीज हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्रूड की कंपनीज जो है 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो गवर्नमेंट ओन्ड है उनको लिया है और एक जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है ओएनजीसी उसको लिया है। और ये 4 कंपनीज हमने एज अ सैंपल डिस्कस कर रहे हैं। बोथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, अगर आप इन कंपनीज को देखें तो इनमें 10-12% की गिरावट आई है। सबसे पहला जो चार्ट आप अगर आप देख रहे हैं वो इंडियन ऑयल का चार्ट है और इंडियन ऑयल लगभग 180 रुपए के आसपास था और 160 के आसपास आ गया, लगभग 10% करेक्ट हो गया। और ये 10% का करेक्ट होना, मतलब मार्केट 4-5% करेक्ट हो रहा है और ये दिख रहा है 10% करेक्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल को देखें तो 370 रुपए से स्टॉक घट के लगभग 340 के आसपास आएगा, लगभग 8-10% का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आया। तो जो सेक्टर ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, जो सेक्टर ज्यादा सिग्निफिकेंटली लिंक्ड है किसी भी ग्लोबल फिनोमिनन से, उनके ऊपर नेचुरली इम्पैक्ट ज्यादा होगा। मार्केट के ऊपर भी पूरा इम्पैक्ट हुआ। आपने देखा कि 3-4-5% का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया, निफ्टी के ऊपर आया, सेंसेक्स के ऊपर आया। लेकिन जो स्टॉक्स ज्यादा लिंक है उस फिनोमिनन से, उनके ऊपर इम्पैक्ट और भी ज्यादा आया। ये आपने एचपीसीएल के केस में देखा, ये हम देखेंगे, और ओएनजीसी के केस में भी देखेंगे। लेकिन ये 2 एग्जांपल जो अभी आप देखे, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, इनमें दोनों में आपको 8-10%, 11% का इम्पैक्ट दिखाई दिया। आगे बढ़ते हैं। ओएनजीसी, ओएनजीसी इज अ प्रोड्यूसर। तो ओएनजीसी के ऊपर जो इम्पैक्ट है, अगर आप इस चीज को एनालाइज करें तो आपको ये थोड़ा सा बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा और कॉमन सेंस के खिलाफ लगेगा कि अरे यार, ओएनजीसी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्यों आ रहा है। ओएनजीसी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आना चाहिए आइडियली, क्योंकि अगर जो प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का और क्रूड का दाम अगर बढ़ता है तो उसको फायदा होना चाहिए। और ये चीज ओएनजीसी के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है? ओएनजीसी के साथ एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि ओएनजीसी इज अ गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट को जो डिफरेंट आर्म्स ऑफ ऑयल के वैल्यू चेन में हैं उनको साधना पड़ता है, उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो जब कभी उन्हें लगता है कि भाई
क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत उसका प्राइस ऊपर चला गया है, तो किस पे प्रेशर आएगा? ऑफ कोर्स ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो 3 बड़ी कंपनी इंडिया की, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, BP, HP एंड IOC, वो तीनों कंपनीज क्रूड को खरीदती हैं, प्रोसेस करती हैं, रिफाइनिंग करके उसको मार्केट में बेचती हैं, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जो सब प्रोडक्ट है। तो वो जब क्रूड को खरीदते हैं तो उनको जो प्राइस देना पड़ रहा है वो ज्यादा होगा। कंपनी लाइक ONGC जो कि क्रूड को बेच रही है उनको फायदा होगा, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से अक्सर गवर्नमेंट जब भी कभी एक्सट्रीम्स में पहुंचती है स्थिति, तो उस चीज को बैलेंस करती है। गवर्नमेंट बैलेंस कैसे करती है कि कुछ एक्स्ट्रा उस टाइम ONGC के ऊपर वो इम्पोज करेंगे चीजें कि भाई आप थोड़ा शेयर करिए बर्डन, थोड़ा सा रिलीफ देंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। तो गवर्नमेंट कंपनीज की ये एक अगर आप इसे कहें, ये एक फिनोमिनन गवर्नमेंट कंपनीज का अक्सर होता है कि उस पूरे वैल्यू चेन में अगर दोनों साइड में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मतलब ऑयल के बायर भी हैं और जो पेट्रोल डीजल बेचने वाली कंपनी एंड यूजर को, एंड कंज्यूमर को वो है, और दूसरी साइड ऑयल क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनको वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस वजह से ONGC के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आया। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कि 445 रुपए के आसपास का भाव था, और ये काफी रिकवर हुआ था, बिकॉज जनरली क्या होता है कि जब भी कभी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर इंपैक्ट बराबर नहीं होता, लेकिन जैसे ही जब न्यूज आई थी तो वो इंपैक्ट काफी सिग्निफिकेंट था, उनके ऊपर भी 10-12% का इंपैक्ट आया था। और ONGC के ऊपर इंपैक्ट उतना नहीं था। ONGC के ऊपर नेचुरली उतना इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इंपैक्ट तो खैर नहीं था क्योंकि अभी हमने जो डिस्कस किया उसकी वजह से, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट भी उतना ज्यादा नहीं था। तो डेफिनेटली जब भी कभी ऑयल के दाम कम होंगे, ऑयल के दाम कम होंगे तो किसको फायदा होगा? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ज्यादा फायदा होगा। तो ONGC को आप देखेंगे कि नुकसान हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बट आप ये समझ सकते हैं कि जब भी कभी ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो नुकसान IOC, HP और BP को ज्यादा हुआ, लेकिन ONGC को भी फायदा नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट की ओनरशिप है। अब आप देखें कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको देखिए, ये अगर क्रक्स ऑफ द मैटर है या फिर ये जो इंपॉर्टेंट पूरे इस प्रेजेंटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये है। 4-5 एग्जाम्पल डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे, और ये पिछले 25 सालों के एग्जाम्पल हैं। इसमें एक कारगिल वॉर है जो कि 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और कारगिल वॉर बहुत बड़ी, बहुत इंस्पायरिंग और बहुत पैट्रियोटिज्म की स्टोरीज जो हैं उस समय की। कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके ऊपर मूवी बनी है शेरशाह, और बहुत सारे और भी, मतलब नॉट जस्ट मिस्टर बत्रा या फिर और बहुत सारे सोल्जर जिन्होंने कि सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया देश के लिए, जान गंवाई और देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर किया। और बहुत इंस्पायरिंग और बहुत, मतलब अगर आप उन स्टोरीज को पढ़ें और अगर आप उनके बारे में देखें तो मतलब आंखों से आंसू आ जाएंगे, और बहुत ज्यादा, मतलब आप अगर आप इमोशनली उस चीज को देखेंगे, मतलब लाइक आई एम स्पीकिंग दिस एंड मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब लाइक स्टिल दोज आर द थिंग्स व्हिच यू, बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हेन आई वाज लाइक इन कॉलेज एंड आई वाज फॉलोइंग दैट, बिकॉज आप इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज आप एज अ कंट्रीमैन यू आर डूइंग ऑल यू कैन, बट यू आर नॉट एट द फ्रंट, इज अ सोल्जर एंड इट्स द आर्मी ऑफिसर्स हु आर एट द फ्रंट। बट आज भी जब उस समय को आप याद करते हैं तो आपको ये फील होता है कि मतलब व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन देयर, एंड कितना मतलब सोल्जर है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, कितना कुछ करते हैं। और ऑफ कोर्स उस टाइम पे एक सिचुएशन भी थोड़ा अलग था, एक बहुत, बिकॉज अगर आप टाइमिंग की बात देखें तो उस टाइम एक बहुत पॉपुलर मूवी थी बॉर्डर, जो सनी देओल, अक्षय खन्ना और काफी सारे उसमें स्टार थे, सुनील शेट्टी। बॉर्डर जो मूवी थी बहुत सक्सेसफुल मूवी थी, और बॉर्डर और जो कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट है वो लगभग कोइंसाइड किए हैं, मतलब लगभग एक ही टाइमिंग थी। तो उस टाइम पे जो एक नेशनलिस्टिक जो फीलिंग थी और इमोशन था बहुत, इट वाज एट इट्स पीक। सो कारगिल का जो वॉर है, ऑफ कोर्स हमने उससे पहले की चीजें नहीं देखी, लेकिन अगर हम या आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें और वो 1971 या 1965 या 1962 के वॉर की बात करेंगे
तो उस टाइम की बात अलग है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब दिस इज द स्टोरी विच माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड इवन माय पेरेंट्स हैव टोल्ड मी कि 1965 के टाइम पे जब इंडिया में न सिर्फ पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा था, बल्कि ये भी हो रहा था कि इंडिया में फूड का मेजर क्राइसिस था, और लाल बहादुर शास्त्री जो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक पूरे राष्ट्र से अपील की थी कि भाई आप एक दिन भूखा रहिए, मतलब उपवास कीजिए, ताकि हम इस संकट से निपट सकें। और बहुत सारे लोगों ने उसको डिलीजेंटली फॉलो किया। मतलब आप देखिए कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कि देश के लिए बहुत कुछ किया है, और लोगों को समझ में आता है कि मतलब किस तरह से आप अगर, मतलब मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइग्रेस हो रहा हूँ, बट मतलब दिस इज समथिंग विच आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग कि बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरी है। जितनी आप इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, डेफिनेटली आप खुद फील करेंगे कि जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मेरे बस में है, वो शायद मुझे करना चाहिए, और जो भी मेरी कैपेबिलिटी है जिस किसी तरीके से, उसको मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और ये आई एम नॉट सेइंग दैट द inspiration and the inspiring stories are only limited to certain areas, because as you would have recently noticed, when late Mr. Ratan Tata, when he passed away a few days back, उस टाइम बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी बहुत बड़े वेल्दी आदमी के बारे में लोग इतनी अच्छी बातें कहें, और लोग इतना मतलब जो रिएक्शन था इंडिविजुअल्स का, और जो रिएक्शन था मीडिया का, प्रेस का, और नॉर्मल आम इंसान का, वो बहुत इंस्पायरिंग था लोगों के लिए कि मतलब अगर आप अच्छा कुछ कर रहे हैं तो रिजल्ट्स थोड़ा भले ही टाइम ले आने में, लेकिन शायद एक इट्स ऑल वर्थ इट, एज दे से, कि जब कभी कोई बहुत अच्छी चीज होती है, जो भी कोई बहुत मीनिंगफुल चीज होती है, उसमें समय लगता है, और उसको बहुत इमीडिएटली हम उसके बारे में इम्पेशेंट नहीं हो सकते। इन्वेस्टिंग के जैसा है। इन्वेस्टिंग अगर आप एक दिन या 2 दिन का या 1 हफ्ते का हॉराइजन लेके करते हैं, या एक 10 साल का कॉल लेते हैं, 5 साल का या 3 साल का कॉल लेते हैं, तो उसमें बहुत फर्क है। वो अप्रोच बहुत अलग होगी, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म अप्रोच। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, जो भी कारगिल वॉर के वक्त 1999 और इराक यूएस का वॉर, ये गल्फ वॉर जो हुआ है 1991 का, उसके बाद का सेकेंड फेज है। जो क्या हुआ था कि उस टाइम पे सद्दाम हुसैन वाज स्टिल इन पावर, एंड 2003 के वक्त जो इराक और यूएस का वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स वो एक स्टोरी अलग है कि किस तरह से एक जॉर्ज बुश सीनियर वाज द प्रेसिडेंट इन 1991, and his son George W. Bush was the president of United States in 2003, and the like there were a lot of like afterwards 20 साल हो गए इस बात को, और बहुत सारी उसकी क्वेश्चनिंग और बहुत सारी स्क्रूटनी हुई है, बट नेट ये था कि जो 1991 में काम अधूरा छूट गया था यूएस के लिए, वो काम पूरा हुआ 2003 में, मतलब सद्दाम हुसैन को हटाने का इराक से। और ये जो चीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था मिडिल ईस्ट का। मतलब 1991 के जो गल्फ वॉर के बाद जो इराक ने कुवैत पे अटैक किया था, उसके बाद 2003 का कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। उसके बाद अजरबैजान और आर्मीनिया का एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट है 2020 का। फिर रशिया यूक्रेन का वॉर है 2022 का, जो फरवरी से चालू हुआ 2022 में। और उसके बाद इसराइल और हमास, जो पिछले साल से जो वॉर शुरू हुआ। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इवेंट, ये इसमें देखिए 4 जो है वो ग्लोबल इवेंट है, और एक इंडिया से रिलेटेड इवेंट है। इंडिया से रिलेटेड इवेंट जो कारगिल का है, और उसके बारे में अगर आप देखेंगे, जो 4 टाइम फ्रेम लिए गए हैं, और 1 दिन का जो इम्पैक्ट है वो बताया गया है, और 1 वीक का इम्पैक्ट बताया गया है, 1 महीने का इम्पैक्ट और 3 महीने का इम्पैक्ट। सबसे पहले आप कारगिल वॉर को देखिए। 1 दिन का इम्पैक्ट नेगेटिव है, 1 वीक का इम्पैक्ट नेगेटिव है, लेकिन कम नेगेटिव है। 2% मार्केट 1 दिन में गिरा है, सबसे ऊपर वाला जो रो है वो आप देखिए, और 1 वीक में लगभग 1% गिरा है। 3-3.5% 1 महीने में ऊपर है, और 3 महीने में 20% से ज्यादा ऊपर है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों। जो ऑरेंज कलर है वो सेंसेक्स है, और जो ब्लू कलर है वो निफ्टी है। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में आपको 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है कारगिल वॉर के 3 महीने बाद। इराक यूएस वॉर 3 महीने का रेफरेंस देखें, 10% और 8% से निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर है। और ऑरेंज, जैसा कि हम सेइंग कि ऑरेंज इज सेंसेक्स एंड निफ्टी ब्लू में है। और ये सेम चीज जो आर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर है, 25% से 3 महीने में ऊपर है दोनों। और रशिया यूक्रेन वॉर में कोई खास अंतर नहीं आया, लेकिन आप 1 दिन का इम्पैक्ट और अगर आप 3 महीने का इम्पैक्ट देखें तो आप फिर भी पॉजिटिव में पाएंगे, क्योंकि 1 दिन का इम्पैक्ट लगभग 5% नेगेटिव है। इसराइल हमास का वॉर जो है उससे तो
लगभग 8-10% मार्केट ऊपर ही है 3 महीने में। मतलब कहने का यह है कि एक बहुत क्लियरली आपको एक ट्रेंड दिख रहा है कि एक दिन का इम्पैक्ट जो है वो अमूमन 3 महीने के इम्पैक्ट की तुलना में बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में है और बहुत डिफरेंट क्वांटम है। एक दिन का इम्पैक्ट जो है वो अगर नेगेटिव है तो जरूरी नहीं है कि 3 महीने बाद भी इम्पैक्ट नहीं होगा। मोस्टली या देखें कि 5 इंस्टांसेस में से 4 इंस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको निफ्टी और सेंसेक्स में दिख रहा है। जैसा कि आपने देखा कि 20% से ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स 3 महीने में, कारगिल वॉर के वक्त, इराक यूएस के वक्त 25% 10% के आसपास, फिर आर्मेनिया और अजरबैजान के टाइम 20-25% फिर, और ये 8-10% अभी इसराइल और हमास की। तो मतलब बहुत डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब ये जो चीज है उससे पता क्या लग रहा है, उससे पहले एक चार्ट और डिस्कस करेंगे। S&P 500 जो हमारे जैसे निफ्टी है या सेंसेक्स है, निफ्टी में 50 कंपनी होती है, सेंसेक्स में 30 होती है, वैसे ही S&P 500 स्टैंडर्ड पुअर 500 करके एक इंडेक्स है यूएस का, और ये बहुत पुराना इंडेक्स है। और इसमें अगर आप देखें कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पिछले अगर आप 20-25 सालों का समय देखें या 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इवेंट अगर यूएस के लिए आप देखें तो वो था 9/11। 9/11 जब हुआ, मतलब जो 11 सितंबर 2001 को जो अटैक हुआ WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स के ऊपर और पेंटागन के ऊपर, उसमें बहुत लगभग 3,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इट वाज अ मैसिव इवेंट। और आप देखेंगे कि उस टाइम पे क्या था, यूएस रिसेशन में भी था। तो ये आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें हल्का जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, जो ग्रे कलर में या लाइट ब्लू कलर में आपको जो दिख रहा है, वो उस टाइम यूएस रिसेशन में था। और जब ये इवेंट हुआ तो उससे मार्केट तुरंत गिरा भी। लेकिन अगर आप उस चीज को देखें थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम में, तो वो इम्पैक्ट चला गया और वो इम्पैक्ट पॉजिटिव में बदल गया। और ये जो अब देखेंगे कि उसके बाद जो इम्पैक्ट आया है वो 2007-2008 के आसपास का, वो 2007-2008 के आसपास का इम्पैक्ट क्यों आया है, क्योंकि वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी उस टाइम पे। वो कभी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे। बट अगर सिर्फ हम अपनी डिस्कशन को लिमिटेड रखें कि 9/11 का अगर क्या इम्पैक्ट हुआ, तो 9/11 का इम्पैक्ट इमीडिएटली काफी नेगेटिव हुआ, लेकिन वो इम्पैक्ट बड़ी जल्दी रिकवर भी कर लिया। वो जल्दी रिकवर कर लिया मतलब कुछ समय के बाद लोगों ने उस चीज को न सिर्फ दरकिनार कर दिया, बल्कि मार्केट दोबारा से अपने उसी रंग में वापस लौटाया जो कि था। और ये रेसेशन का टाइम था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखें कि मार्केट गिरा, उसके बाद रिकवर किया। अब आप देखें कि इतिहास से हम क्या सीखते हैं। कोई भी चीज है, मतलब मैं कह रहा हूं नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग बट समबडी वेरी वाइज हैज सेड कि आपके पास जीवन इतना लंबा नहीं है कि आप खुद सारी गलतियां करें और उनसे सीखें। आप औरों की गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू डोंट हैव टू really make those mistakes yourself, and investing is a part of it. Similarly, there are a lot of other things in life, not just investing, but where you can learn from mistakes other people have made, and this is something which is an important lesson for all of us. स्कूल से चालू हो जाता है, राइट? कि आप देखते हैं कि भाई किसी ने पूरा टाइम वेस्ट किया और किसी ने थोड़ा सा ध्यान पढ़ने के ऊपर दिया, तो शायद दे डन वेल एज कंपेयर टू अ लॉट ऑफ पीपल हु डिडंट इवन पे अटेंशन। तो उस तरह से वो चीजें चलती रहती हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि बहुत सारे टाइम पे आप अगर दूसरे की एक्सपीरियंस से या दूसरे की गलतियों से कुछ सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यू आर डूइंग अ फेवर टू योरसेल्फ, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन व्हिच इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टिंग एज वेल। दूसरों ने जो कुछ किया और दूसरों को कैसे रिजल्ट आए, डोंट गेट टू बॉग डाउन और डोंट गेट टू fearful because of what has happened with others, but definitely जहां तक लर्निंग की बात है, there is a lot to learn from that. तो जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, मार्केट 30% गिर गया और 4 महीने तक बंद रहा, लेकिन उसके बाद रिकवर भी कर लिया। जब दिसंबर 1914 में जब मार्केट दोबारा रीओपन हुआ, तो लगभग 80-90% से बढ़ गया मार्केट। और अभी यूएस मार्केट की बात करें, क्योंकि उस टाइम तो इंडिया में, मतलब लाइक इंडिया वाज अ वेरी स्मॉल कंट्री इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, तो हम यहाँ पे यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम 1939 और 1945 के बीच में जो 6 साल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो आप देखें कि एक उसकी हिस्ट्री भी अगेन एज आई सेड कि लाइक वर्ल्ड वॉर 2 is again one of my favorite topics, where you would find a lot of interesting stories and lessons, but US was not involved since very beginning. US को direct US was supporting
countries which are like France and UK, but they were not directly involved. तो पर्ल हार्बर जो मतलब जापान ने अटैक किया जो यूएस के ऊपर, पर्ल हार्बर, उसके बाद वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं, यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है। तो आप देखें कि पर्ल हार्बर का जो इमीडिएट इंपैक्ट था, 2-2.5%, 3% मार्केट गिरा, बट मार्केट एक महीने में रिकवर कर लिया। और 1942 में मार्केट गिरा, लेकिन फिर भी साल जो खत्म किया वो पॉजिटिव खत्म किया। और 1939 और 1945 के बीच में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो यूएस का एक और बहुत प्रोमिनेंट इंडेक्स है, 50% से ऊपर गया। अब आप इमेजिन करिए, एक तरफ वॉर चल रहा है और एक तरफ मार्केट अच्छा कर रहा है। काउंटर इंट्यूटिव है थोड़ा सा, मतलब आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, ये मतलब लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। अगर वॉर चल रहा है तो मतलब इकोनॉमी के लिए तकलीफ है, इकोनॉमी के लिए दिक्कत है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ें तो वॉर जो है, वॉर लीड्स टू अ चेंज इन पैकिंग ऑर्डर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत प्रोमिनेंटली ये किया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो यूएस की प्रोमिनेंस या राइज जो कह सकते हैं कि लगभग शुरू हुआ, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंप्लीट हो गया। Second World War led to a change in global packing order. UK became a distant second, third, or whatever you call it. US became US, and Second World War played such an important role. उसका कोल्ड वॉर की बहुत सारी स्टोरीज है, मतलब यूएस और यूएसएसआर दो महाशक्ति थे, सुपर पावर थे, लेकिन वॉर ने ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर को चेंज कर दिया। और ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर को चेंज कर दिया, यूएस को और प्रोमिनेंट बना दिया, यूएस को और सुप्रीम बना दिया। और ये डेफिनेटली मार्केट में दिखेगा, क्योंकि यूएस का जो गोल्डन एज है, अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके 1970-75 तक हम कह सकते हैं। और अगर आप किसी 25 ईयर्स के टाइम फ्रेम को चुनना चाहें तो लॉट ऑफ पीपल माइट एग्री दैट 1945 से लेके 1970 वाज द like the best time. US grew, US did very well. Like चांद पे पहुंची NASA, and it's just symbolic. But I'm thinking that this was the time when US economy, US as a country, in terms of its global position, in terms of its manufacturing, like आप देखिए जनरल मोटर्स, ये जो आपके फोर्ड मोटर्स, ये सब डैमलर, क्लैशलर, ये कितनी सारी कंपनीज जो ऑटोज में पूरा चेंज कर दी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, छोटी छोटी जगह पे 3-3, 4-4 एयरपोर्ट बने, पूरा रोड्स बने। तो 1945 से 1970 के बीच में यूएस ने बहुत तरक्की की। ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर जो चेंज हुआ उससे, मतलब 1939 से 45 के बीच में वॉर जरूर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन यूएस को बहुत फायदा हुआ। यूएस बिकेम यूएस, एंड मार्केट तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो इकोनॉमी को जो सपोर्ट करने वाली चीजें अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। वॉर है, खराब है, लेकिन अगर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है तो मार्केट में वो दिखा। तो वॉर और मार्केट का क्या लिंकेज है आपस में? तो सीमिंगली पैराडॉक्सिकल बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग वॉर टाइम। मतलब पैराडॉक्सिकल, जैसे हमने बोला ना कि भाई एक तरफ वॉर चल रहा है और एक तरफ मार्केट ऊपर जा रहा है। 1939 और 1945 के बीच में डाउ जोन्स 50% ऊपर चला गया 6 साल के अंदर। इट्स एन अमेजिंग रिजल्ट, एंड दिस इज ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ स्मॉल मार्केट, इट्स यूएस वाज द बिगेस्ट मार्केट इवन देन। फिर आप देखें स्टॉक्स जो होते हैं, जब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज होता है कि जब भी कभी टेंशन बढ़ रहा होता है, एस्केलेट हो रहा होता है, स्टॉक नीचे जा रहे होते हैं। और आउटब्रेक जब होता है, जब शुरू हो जाता है, एक फियर होता है ना। आप जैसे अपने आप को इमेजिन करिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा आप कब डरे हुए होते हैं? एग्जाम से पहले। एग्जाम शुरू हो गया तो सोचने का ही मौका नहीं है भाई। तो आप लिख रहे हैं या आप कंप्यूटर पे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप उस टाइम पे तो आप बिजी हो गए। सबसे ज्यादा फियर कब होगा? जब एग्जाम से पहले होगा। वैसे वॉर का भी इन्वेस्टर को फियर जो है ना, वो पहले है। वॉर एक बार शुरू हो गया, अरे यार अब तो हो गया ना, मतलब तो मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाता है। मार्केट यूजुअली रिकवर कर लेता है जब भी कभी, जैसा हम कह रहे हैं ना कि जब वॉर शुरू हो गया और ये एक्सपेक्टेड है, मतलब बिल्डअप हो रहा है कि भाई अरे वॉर होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट है, जैसे 9/11 वाज अनएक्सपेक्टेड इवेंट, तो मार्केट अचानक से नीचे गिर गया। लेकिन जहां पे एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो गई है कि भाई ये वॉर होने वाला है, उस समय पर डेफिनेटली आप देखेंगे इम्पैक्ट आ गया। वॉर शुरू हो गया, वॉर शुरू होने के बाद मार्केट ने ऊपर जाना शुरू।
क्योंकि वो बिल्ड इन हो गई चीज। अरे भाई अब तो वॉर शुरू हो गया ना, और अब जो भी कुछ हो रहा है इट्स बिल्ड इन। रिटेल इन्वेस्टर को इस टाइम पे क्या करना चाहिए? आप इम्पैक्ट जो देख रहे हैं उसमें एक और चीज देखिए कि स्टेबिलिटी और रेजिलियंस कहां पे जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी जिन पर सबसे कम असर पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसको कि जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही एग्जांपल, साबुन तेल या टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी, इन पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा शायद। या फिर एक दूसरा सेक्टर हो सकता है कि बैंकिंग का नाम नहीं ले सकते हैं, तो बैंकिंग क्या है, ग्लोबल सेक्टर फिर भी कुछ हद तक है। लेकिन अगर आप देखें कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से लिंक्ड स्टोरीज हैं, जैसे कि देखें आप थोड़ा सा कि ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स भी अगर देखें तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। तो ये जो कहने का मतलब वो ये है कि कभी कभी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्सपोज चीजें होती हैं वो ग्लोबल इवेंट से उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। तो आप देखिए रेजिलियंस कहाँ पे ज्यादा है, स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स कभी मत लीजिए। जैसे आपने देखा कि मार्केट में वॉर हुआ है, मैं मार्केट शॉर्ट कर देता हूं, डोंट डू दैट, इट मे नॉट वर्क आउट फॉर यू। डाइवर्सिफिकेशन बहुत हेल्प करता है। जैसे कहा ना कि गोल्ड जो है बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है जब कभी मार्केट में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो कहने का मतलब ये जब भी कभी इस तरह का कुछ हो रहा हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो ये जब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही होती हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि जब भी कभी हम कोई भी चीज कर रहे होते हैं उस टाइम पे मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो हम लिंक करके देखें उस चीज को कि कितना लिंक है कितना नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करेगा। अगर रिक्वायर्ड है तो पोर्टफोलियो को थोड़ा एडजस्ट करिए। और वॉर और इन्वेस्टर की साइकोलॉजी में कुछ एक पॉइंट्स याद रखने वाले जो है वो ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट पर रिएक्ट करते हैं। जैसा कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर ने किया ना कि मार्केट में भागना शुरू हो गए, 4.5 साल में सबसे ज्यादा आउटफ्लो हुआ फॉरेन मनी का। और लेकिन न्यूएंस्ड है, मतलब ऐसा नहीं है, डायरेक्ट नहीं है कि वॉर हो गया तो भैया मार्केट नीचे ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यही हमने डिस्कस किया आपके साथ। इन्वेस्टर्स वॉर को रिएक्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ज्यादा अकस्टम्ड हैं वॉर और जियोपॉलिटिक्स के लिए, बिकॉज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दुनिया में। और जो रिकवरी है उससे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप सीख सकते हैं कि रिकवरी जो है बहुत शार्प होती है। एक बार वॉर शुरू हो गया उसके बाद मार्केट कभी कभी बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। कोविड का एग्जांपल देखिए, कोविड वॉर नहीं था बट कोविड के इवेंट से कितनी जल्दी रिकवरी हुई मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स हो, इंडियन मार्केट्स हो, कहीं भी आपको देखने को मिला। रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? वर्स्ट मार्केट रिएक्शन जब है जबकि फियर क्वेश्चन सबसे ज्यादा हाई है, जब वॉर से जस्ट पहले, वॉर से जस्ट पहले और इमीडिएटली बिफोर एक्सपेक्टेड इवेंट वॉर अगर है तो उस पर जो इंपैक्ट आ रहा है वो सबसे ज्यादा होगा। एक बार इवेंट हो गया तो उसके बाद वो चीज थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी। इंपैक्ट ऑफन लोकलाइज्ड होगा, जैसे कि ऑयल है और मिडिल ईस्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन जो है वो अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर ताइवान और चाइना के बीच में है तो उतना इंपैक्ट नहीं है ऑयल के ऊपर। तो ये जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फिर रेजिलियंस जो होती है इकोनॉमी में वो हम कितना भी बोले लेकिन हमारे से ज्यादा इमेजिन हम कर सकते हैं, मतलब जितनी हम इमेजिन करते हैं उससे ज्यादा रेजिलियंस दुनिया की इकोनॉमी में है। थैंक यू सो मच। ये एक क्विज जो हमने आपसे पूछा था कि इसका अक्सर अगर आप इसको सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको बहुत सारी जगह आंसर मिलेगा एनएम रॉथशाइल्ड, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि कॉन्क्लूसिवली ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि रॉथशाइल्ड ने ये बोला था। और ये क्लू जो था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको एक ही स्टोरी कई कई नामों से मिल जाएगी। एक बहुत फेमस एग्जांपल, इनफैक्ट yesterday I was discussing it with someone, my father, that कैसे एक ही स्टोरी जो है वो उसको जेआरडी टाटा और दिलीप कुमार के साथ कि वो साथ में ट्रेवल कर रहे थे एंड जेआरडी टाटा डिडंट नो हु दिलीप कुमार इज, एंड द सेम स्टोरी यू विल रीड अबाउट रतन टाटा एंड अमिताभ बच्चन एंड लॉट ऑफ पीपल। सो आई एम सेइंग दैट लॉट ऑफ टाइम्स देयर आर स्टोरीज एंड इंस्पिरेशंस, there is of course nothing wrong but factually वो चीज प्रूवन नहीं है। तो एनएम रॉथशाइल्ड को ये कोट भले ही एट्रीब्यूट किया जाता है लेकिन एक्चुअली उनका है, इस बात की कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। तो नन ऑफ द अबव इज अ बेटर आंसर। थैंक यू सो मच। किसी तरह की बाइंग या सेलिंग एडवाइस हम नहीं देते हैं, ये आपको फिर एक बार रिमाइंड करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट इफ यू लाइक इट do let us know, do others know, and once again we'll meet very soon on an interesting topic to discuss more about markets. Learn more, invest better.